नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भी। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss the previous year question paper CSIR Net Mathematics दिसंबर 2016 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे भाई जो दिसंबर 2016 के अंदर पार्ट सी में लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई आज के टॉपिक पर। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। लेट ए बी ए एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। Let B equal to A transpose denote the transpose of A. Which of the following matrices are positive definite? सबसे पहले तो भाई हमें क्या दे रखा है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दी, उसके बाद बी एक दूसरी मैट्रिक्स है जो डिनोट करती है किसको भाई, ए ट्रांसपोज को। मतलब बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो क्या है, ए का ट्रांसपोज ही है। क्लियर है। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा है भाई। फर्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या मेरे पास पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन पर जाएं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज दे रखे है, ये ए प्लस बी की जगह। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ए मेरे पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद किसके बारे में बात कर रहा है भाई, ए प्लस बी के बारे में। एक्चुअल में किसके बारे में बात कर रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में। क्या वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी? पॉजिटिव डेफिनेट की पहले डेफिनेशन देखो भाई। अगर मैं बाइलिनियर फॉर्म बढ़ाऊं मैट्रिक्स की तो वो क्या होती है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, इस तरीके से बनती है। और यहां हमारे पास क्या होता है भाई, जो क्यू ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स के लिए। अच्छा, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0 हो। बाकी जितने भी नॉन जीरो बच गए उसके लिए मेरे पास क्या होगा भाई, क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए। एक्स क्या है, यहाँ वेक्टर है भाई, एन क्रॉस जितने ऑर्डर की मेरे पास मैट्रिक्स होती है उतने ऑर्डर का मेरे पास कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म होती है भाई, इस तरीके से वैसे। और पॉजिटिव डेफिनेट हम इस तरीके से चेक करते हैं। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू देखते हैं फॉर ऑल एक्स के लिए। अगर फॉर ऑल एक्स के लिए हमारे पास वो क्या हो जाती है भाई, पॉजिटिव हो जाती है जहां एक्स मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर हो, तो मेरे पास वो क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या मैं इसके बारे में बोल सकता हूं, अगर ए मेरे पास सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव डेफिनेट। अच्छा, एक पॉजिटिव डेफिनेट का ये भी है भाई कि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या होती है, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती है। या सिर्फ मेरे को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो मैं माइनस आइडेंटिटी ले सकता हूं। 2x2 ऑर्डर की ले लो भाई, माइनस आइडेंटिटी, कोई फर्क इसके अंदर
कोई दिक्कत? ये क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये का ट्रांसपोज कर दो तो यही मेरे पास माइनस आइडेंटिटी रहेगी, ये रहेगी भाई। इन दोनों का सम करो भाई। क्या जो गिवन कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाइड है? हाँ, क्योंकि सिर्फ इतना दे रखा, रियल हमारे पास एंट्रीज होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो माइनस आइडेंटिटी रियल है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन दोनों का सम कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, -2 0 0 -2। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। इसके आइगन वैल्यूज देखना भाई क्या है, आइगन वैल्यूज डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। और वो दोनों की दोनों क्या है, -2 -2 नेगेटिव है भाई। और जिस भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं अगर सारी की सारी पॉजिटिव है तभी वो पॉजिटिव डेफिनेट है, या नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या नहीं है, पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत। सेम बात दूसरे के लिए हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं। इसने बोला कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स क्या पॉजिटिव डेफिनेट होगा? मेरे पास ए को अगर मैं माइनस आइडेंटिटी ले लेता हूं तो मेरे पास ए इनवर्स आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो? बी इनवर्स क्या बनेगा यहां से, बी इनवर्स हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स के बराबर। और इसको हम राइट कर सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये भी राइट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स मेरे पास यही रह जाएगा भाई, और उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे तब भी यही मैट्रिक्स रहेगी, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। आप देख लेना, मैं डायरेक्ट इसको लेकर चल रहा हूं भाई। अगर इसी एग्जांपल का यूज करेंगे तो मेरे पास यहां से सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के मेरे पास है क्या नहीं बन पाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी भाई। तो यहां से सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो भाई थर्ड पर भी काम कर सकते हो भाई, सॉरी फोर्थ ऑप्शन पर भी। फोर्थ ऑप्शन भी इसी एग्जांपल से एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? कर लो भाई, ए बी ए ट्रांसपोज करना है, मल्टीप्लाई करना भाई, ए बी ए ट्रांसपोज, सॉरी ए बी ए। अगर इसको अच्छे से राइट करूं, बी की जगह ए ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। अब देखो -1 0 -1, ठीक है। ट्रांसपोज करूंगा यही रहेगा भाई मेरे पास, -1 0 0 -1। ए मैट्रिक्स फिर आ जाएगी भाई -1 0 0 -1, इस तरीके से। पहले दो का कर लो भाई। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये सारी की तीनों। माइनस आइडेंटिटी से मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी की फिर माइनस आइडेंटिटी से मल्टीप्लीकेशन मेरे पास माइनस आइडेंटिटी के बराबर आएगी। मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके -1 0 0 -1 के बराबर आएगा। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है वो एक मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है, सॉरी डायगोनल एंट्रीज का नहीं, जो डायगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है। डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एक अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है, और जस्ट उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है भाई, ठीक है। तो यह डायगोनल एंट्रीज की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, -1 -1 तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -1 ही आएगा। सेम यहाँ -1 आ गया, सेम हमारे पास नीचे -1 -1 -1 की मल्टीप्लीकेशन है, -1 आ गया। इसका मतलब मेरे पास माइनस आइडेंटिटी आ गया, जो कि मेरे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया।
अब एग्जाम में बैठा हूं, 3 ऑप्शन, चाहे पार्ट बी का क्वेश्चन है चाहे पार्ट सी का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है, जो बचा हुआ ऑप्शन है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो गया भाई, इसका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। अब इसके अगर प्रूफ पर जाना चाहो, वैसे तो पिछली क्लासेस के अंदर मैंने करवा, पिछली जो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने करवा दिया था भाई। फिर भी अगर उसके अंदर नहीं पता लग पाया तो अब कर लेते हैं। या मेरे पास क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में बात करनी है। मैट्रिक्स फॉर्म देख लो भाई, क्या बनेगी इसकी। यहां कर लो एक्स ट्रांसपोज और यहां कर लो एक्स, बाइलिनियर फॉर्म बना दो इसकी। अब इसके बारे में बात करनी है। इसको एक बार थोड़ा सा खोल के राइट करो भाई। क्या राइट कर सकता हूं मैं इसको, एक्स ए ट्रांसपोज, अगर इसको रेसिप्रोकल लॉ अप्लाई करो भाई, एक्स ट्रांसपोज ए पर रेसिप्रोकल लॉ ओपन करेंगे तो मैं इसको राइट कर सकता हूं ए ट्रांसपोज एक्स, इसका ट्रांसपोज। ठीक है। और यहां क्या राइट कर सकता हूं, ए ट्रांसपोज एक्स, ये राइट कर सकता हूं। क्लियर है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए भाई, यहां मेरे पास जो ए है वो क्या है, ए मेरे पास कोई एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एक्स मेरे पास मैंने शुरुआत में बताया था क्या होता है भाई, एक कॉलम वेक्टर होता है एन क्रॉस वन ऑर्डर का। ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक कॉलम वेक्टर आएगा जिसका नाम हम बी दे लेते हैं, जिसका जो ऑर्डर होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, एन क्रॉस वन ऑर्डर के बराबर कॉलम वेक्टर होगा ना। ठीक है। बी आ गया एन क्रॉस वन ऑर्डर के, एन क्रॉस वन के बराबर। इसका मतलब एक चीज नोट करो भाई, ये एक्चुअल में मेरे पास क्या आया है, एक कॉलम वेक्टर आया है बी एन क्रॉस वन के, और मीन्स इसके अंदर क्या है भाई, रियल एंट्रीज तो हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास ए भी रियल है, और यहां से जो एक्स हम लेते हैं, जो बाइलिनियर फॉर्म के अंदर एक्स लेते हैं, जो जैसी मैट्रिक्स है वैसे ही हम एक्स लेते हैं उसी फील्ड से, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, आर से आ जाएगा दोनों। इसका मतलब बी भी मेरे पास कहां से आ रहा है, आर से। बी और बी ट्रांसपोज इंटू बी क्या होता है फिर मेरे पास, उसकी जो वैल्यू आती है वो देख लो। अगर मैं बी को क्या मानकर चलता हूं भाई, x1 x2 अप टू xn, या y1 y2 yn मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां x1 x2 xn सारे के सारे रियल हैं, तो इसका मतलब ट्रांसपोज करना भाई कॉलम वेक्टर का, मेरे पास इस तरीके से राइट होगा, x1 x2 xn। बी को राइट करो x1 x2 xn। प्रोडक्ट करना क्या आएगा भाई मेरे पास, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn का स्क्वायर। क्लियर है। और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो कब होती है, जब सारे के सारे x1 x2 xn सारे के सारे किसके बराबर हो भाई, जीरो के बराबर हो। ठीक है। नॉन जीरो अगर ले लिया बी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होते ही मेरे पास क्या हो जाएगा। अच्छा ए को हम यहां क्या नहीं ले सकते, एक चीज नोट डाउन करो, ए मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए मेरे पास जीरो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है, अब इसके अंदर आ जाओ, सेम वेक्टर है मेरे पास, ये ए ट्रांसपोज एक्स क्या है, इसी तरीके का एक कॉलम वेक्टर है जो कि रियल है। इसका मतलब उसके अंदर भी मेरे पास इसी टाइप से स्क्वायर बनेगा।
इसके अंदर भी मेरे पास इसी टाइप से स्क्वायर बनेगा जैसे बी ट्रांसपोज बी का बना है, ठीक है। अब ए मेरे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकती, तो ए का ट्रांसपोज भी जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर नॉन सिंगुलर है तो ए ट्रांसपोज भी हमारे पास नॉन सिंगुलर होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इफ एंड ओनली इफ का केस बनेगा, अगर ये जीरो है तो मेरे पास एक्स इक्वल टू जीरो पक्का होगा, क्योंकि ए जीरो हो नहीं सकता, दो का प्रोडक्ट है और वो जीरो के बराबर है, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स है ना, ठीक है। अगर ये जीरो होना चाहता है तो मुझे किसको जीरो करना पड़ेगा, एक्स को जीरो, क्योंकि ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए इसको मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, और यही क्या है मेरे पास क्यू एक्स बाइलिनियर फॉर्म है भाई मैट्रिक्स की, और वो ऑलवेज क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हर नॉन जीरो वेक्टर के लिए। तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या होगी भाई, पॉजिटिव डेफिनेट होगी, यही हमारे पास डेफिनेशन थी पॉजिटिव डेफिनेट की। तो मेरे पास ए ट्रांसपोज, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ऑलवेज कैसी होती है भाई, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है। क्लियर है, आगे चले। अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए मेरे पास कोई भी एक ए आई जे करके मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी एंट्रीज हैं। अच्छा, ए आई जे कैसी एंट्रीज हैं ये और ध्यान देना भाई, इंटीजर एंट्रीज है उसके अंदर। आगे बोल रहा है भाई, लेट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी विद बी इक्वल टू बी आई जे, फिर एक बी मैट्रिक्स और ले ली, और इस तरीके से ली है कि ए इंटू बी करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए इस तरीके से। अगर टू क्रॉस टू ऑर्डर पर काम करें तो एन क्रॉस एन की बजाय, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स सी डिटर्मिनेंट ऑफ सी डिनोट्स इट्स डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया सी, ठीक है, और जो सी है अगर वो उसका डिटरमिनेंट करें तो वो डिनोट करता है, सॉरी, डी ऑफ सी डिनोट करता है सी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को। उसके बाद ये बोल रहा है, एक्चुअल में ये जो लाइन है ना, जस्ट ये जो नोटेशन दे रखी है डी टी ए या फिर नीचे डी टी ए, इसके बारे में बताती है कि अगर मेरे पास कोई भी सी स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर मैं डी टी सी लिख रहा हूं तो वो किसको डिनोट करता है, डिटरमिनेंट को डिनोट करता है। इस लाइन का बस इतना ही मतलब है, नोटेशन दे रखी है ये। क्लियर है, यहीं तक हो लिया भाई, जस्ट मेरे पास जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो यहां तक हो ली। क्या कह रही है वो, कि मेरे पास ए कोई भी एक इंटीजर मैट्रिक्स है, उसके बाद ए बी का प्रोडक्ट अगर मैं कर रहा हूं, ए को किसी बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन पर बात करते हैं। पहले ऑप्शन ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वन है, तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ बी भी वन हो जाएगा। देखो, ए बी मेरे पास किसके बराबर है भाई, आइडेंटिटी के बराबर है। डिटरमिनेंट ले लो भाई दोनों साइड, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। डिटरमिनेंट मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर ओपन हो जाता है, तो मैं इसको राइट कर सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, वन के बराबर। क्लियर है, यहां मेरे पास एक और डिटरमिनेंट दे रखा है, कौन सा, ए का। ए का डिटरमिनेंट वन है, वन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू वन, तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ गया भाई, वन के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं वन लेकर चलता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी मेरे पास किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया मेरे पास करेक्ट भाई।
दूसरे ऑप्शन में देखिए भाई क्या कह रहा है, ए सुफिशियंट कंडीशन फॉर ईच बी आई जे टू बी एन इंटीजर इज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज एन इंटीजर। अगर मेरे पास ए का इंटीजर, सॉरी, सुफिशियंट कंडीशन है क्या, कि अगर मेरे पास बी आई जे की, बी आई जे का क्या मतलब है कि जो बी मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री अगर इंटीजर होना चाहती है तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए एक इंटीजर हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा, बी आई जे की हर एंट्री मेरे पास इंटीजर आ जाएगी। देखो भाई कैसे करेंगे। ए मैट्रिक्स ले लो, एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है, या 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का मत लो। देखो ए मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है भाई, इससे काम चल जाएगा। एक बार देखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर बी को मेरे पास क्या होना पड़ेगा, ए इंटू बी आइडेंटिटी बनना चाहता है, ए इंटू बी मेरे पास आइडेंटिटी बनना चाहता है तो बी मैट्रिक्स यहां से क्या आ जाएगी, ए अगर ये है 1003 तो बी को मेरे पास इस तरीके से बनना पड़ेगा भाई, 1001/3 ये बनना पड़ेगा। हम्म, तभी जाकर मेरे पास क्या आ सकती है भाई, ये क्योंकि डायगोनल मैट्रिसेस है और डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वही मेरे पास क्या आता है भाई, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट कर दो तो मेरे पास जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ जाएगा। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट मेरे पास 1 के बराबर आना चाहिए था तो यहां मेरे पास अगर 3 है तो यहां मेरे पास 1/3 आना चाहिए, तभी मेरे पास ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये 1 आ सकती है, बाकियों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो। अब यहां से आप चेक कर सकते हो भाई, ए मेरे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 के बराबर है कि इंटीजर एंट्रीज है, क्या मेरे पास सिर्फ इंटीजर एंट्री होने से क्या बी के अंदर मेरे पास सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर होगी, नहीं, जो लास्ट वाली है एंट्रीज वो मेरे पास क्या होगी 1/3 जो कि मेरे पास किसके बराबर नहीं है, इंटीजर के बराबर नहीं है, इंटीजर के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का इंटीजर होना सुफिशियंट कंडीशन नहीं है, किसके लिए भाई, कि मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो एक इंटीजर मैट्रिक्स बन जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। थर्ड पर बात करते हैं, बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स। देख लो भाई, बी मेरे पास इसी एग्जांपल पर काम कर रहे हैं, क्या यहाँ बी हमेशा मेरे पास इंटीजर मैट्रिक्स बनी है, यहां तो मेरे पास क्या बनी है भाई, नॉन इंटीजर, क्योंकि 1/3 मेरे पास क्या आ गया, एक नॉन इंटीजर एंट्रीज है, इसका मतलब बी तो मेरे पास ये जो थर्ड ऑप्शन है वो तो क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। यहीं से हमेशा बी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पास इंटीजर एंट्रीज होगा, बट हाँ अगर उसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या हो भाई, +-1 के बराबर हो, तब मैं बोल सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मेरे पास +-1 के बराबर हो तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी, तब हम बोल सकते हैं कि बी मैट्रिक्स भी मेरे पास
कैसी होगी भाई? इंटीजर एंट्रीज के साथ होगी। कैसे? देखो, ए बी मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर आ रही है, ए मेरे पास इंटीजर एंट्रीज है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि बी मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है भाई? ए का इनवर्स ही तो है। क्लियर है? क्या मैं यहां बी को ए का इनवर्स बोल सकता हूं? मेरे पास इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी ए, ये होती है। ए बी आइडेंटिटी के बराबर दे दिया। अच्छा, जब कभी भी मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं तो मेरे पास ए और बी जो मैट्रिक्स होती है वो आपस में कोम्यूट करते हैं, या ये बोल सकते हैं ए और ए इनवर्स आपस में कोम्यूट करते हैं। ए और ए इनवर्स मेरे पास आपस में कोम्यूट करते हैं अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ रहे हैं तो, ठीक है। इसका मतलब एक बात ध्यान से नोट करो भाई, हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी मेरे पास ए इनवर्स के बराबर होगा, और बी मेरे पास किसके, अगर ए इनवर्स के बराबर है, ए इनवर्स अगर मैं निकालने जाऊं तो वो मेरे पास क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। क्लियर है? यस और नो? अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हम माइनर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं दो माइनर्स टू इंटीजर्स लूं, उनका एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं या उनकी मल्टीप्लीकेशन करूं, तीनों के अंदर अगर दोनों इंटीजर एंट्रीज है तो तीनों के अंदर मेरे पास इंटीजर एंट्री ही निकल कर आती है। और माइनर्स के अंदर हमें जो भी एंट्रीज है उनका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या उनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्लियर है? और वो क्या आएगा भाई? इंटीजर एंट्रीज ही निकल कर हमारे पास आएगी। इसका मतलब है मेरे पास जो ये नीचे वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये अगर 1 और -1 हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। मेरे पास क्योंकि डिवाइड में अगर 1 और -1 आ गया तो मेरे पास जो इंटीजर इंट्रीज है वो क्या रह जाएगी? एक इंटीजर इंट्रीज ही रह जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास 1 और -1 से अलग आ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कम से कम एक इंट्री इधर एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर कैसी बन जाएगी भाई? नॉन इंटीजर बन जाएगी। क्लियर है? या ये बोल लीजिए कि फिर हमें एक्चुअल में ये नहीं बता सकते कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटीजर बनेगी या नहीं बनेगी। क्लियर? यस और नो? इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई? यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास कि नेसेसरी कंडीशन आ गई बी आई जे की। हाँ, अगर वो इंटीजर होना चाहती है बी आई जे तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा भाई? या तो 1 होना पड़ेगा या -1 होना पड़ेगा। तब जाकर मेरे पास यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर मेरे पास क्या आ सकता है भाई? एक इंटीजर एंट्रीज आ सकती है। तभी हमारे पास ए इनवर्स के अंदर इंटीजर एंट्रीज होगी, और बी एक्चुअल में क्या है? ए इनवर्स के बराबर ही है। क्लियर है? तो इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास 1 और -1 के अंदर रहना चाहिए, तब मेरे पास जो बी की एंट्रीज हैं वो इंटीजर एंट्रीज होंगी। क्लियर है? तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है एक, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की। अल्फा एन और बीटा एन मेरे पास डिनोट करते हैं टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए पावर ऑफ एन को, सच दैट मॉडुलस ऑफ अल्फा एन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा एन है।
देन मेरे से अल्फा एन के बारे में और बीटा एन के बारे में बात कर रहा है कि मेरे पास वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जीरो होगा, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर पॉजिटिव होगा इफ एन इज इवन, नेगेटिव होगा इफ एन इज ओड, इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है। और ए एन मेरे पास ए पावर ऑफ एन, अल्फा एन बीटा एन मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यूज है ए पावर ऑफ एन की। अब ए पावर ऑफ एन की हम डायरेक्ट आइगन वैल्यूज अगर निकालने जाएंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, एक तरीके से काम कर लेते हैं भाई। एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर मेरे पास लेमडा कोई भी आइगन वैल्यू है ए की, तो लेमडा की पावर एन मेरे पास आइगन वैल्यू होता है ए की पावर एन की। अब ये कैसे निकल कर आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, जहां एक्स मेरे पास नॉन जीरो होगा, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू बन रहा है तो मेरे पास उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स आना पड़ेगा। अब क्या कर दो, स्क्वायर कर दो भाई, सॉरी, अगर यहां मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस साइड ए स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इस साइड मेरे पास लैम्डा इंटू ए एक्स आ जाएगा। यस और नो? लेमडा स्केलर है वो बाहर आ गया, ए की मल्टीप्लाई हो गई किसके साथ, एक्स के साथ भाई। क्लियर है? तो मेरे पास लेमडा ए एक्स आ गया, एक्स मेरे पास नॉन जीरो चल ही रहा है, यहां क्या कर लो फिर, ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, मेरे पास क्या आ जाएगी, लेमडा एक्स। तो लेमडा इंटू में लेमडा एक्स आ गई, ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, लेमडा स्क्वायर एक्स के बराबर। एक्स मेरे पास क्या है, नॉन जीरो। ए स्क्वायर की अगर कोई आइगन वैल्यू बनना चाहता तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स इंटू में लेमडा एक्स, इस तरीके से बनना चाहिए, और वो यहां बन गया मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर मेरे पास किसकी आइगन वैल्यूज है, ए स्क्वायर की। अगर लेमडा मेरे पास ए की आइगन वैल्यूज था, सेम मैथमेटिकल इंडक्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मेरे पास लेमडा ए की आइगन वैल्यू है तो ए की पावर एन की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, लेमडा पावर ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ ए की आइगन वैल्यू निकाल लो भाई, ए की पावर एन आइगन वैल्यू, ए की पावर एन की आइगन वैल्यू हमारे पास आराम से निकल आएंगी। चलो, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लूं तो इस तरीके से आती है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू में एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरे पास क्या होती है भाई, ये क्या होती है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 2x2 ऑर्डर की। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगी भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस ट्रेस कितनी है भाई, ट्रेस मेरे पास यहाँ जितनी डायगोनल एंट्रीज है उनका सम कितना है, 1। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स। डिटरमिनेंट निकाल लो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास आता है, डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1, -1 के बराबर इसका डिटरमिनेंट आएगा, -1 के बराबर। तो यहाँ क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, ये मेरे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब एक काम कर लो भाई, माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इस फार्मूले की सहायता से यहाँ क्या निकाल लो, इसकी रूट्स निकाल लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। और जो रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की होती हैं वही मेरे पास आइगन वैल्यूज होती हैं, तो वहां मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, ए की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। निकाल लो, क्या आएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 4 -4ac है, तो माइनस ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 कोमा 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2।
ठीक है, ये ए की आइगन वैल्यूज आ गई भाई। अगर इनकी एन पावर कर दूं तो मेरे पास किसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, ए की पावर एन की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। तो अल्फा एन के बारे में बात करूं तो उसका मॉडुलस मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ बीटा एन। यहां जो बड़ा है वो तो मेरे पास अल्फा एन के बराबर हो जाएगा, और जो छोटा है वो मेरे पास बीटा एन के बराबर हो जाएगा। तो देखो बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसके अंदर मेरे पास दोनों वैल्यूज क्या हो रही है भाई, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो अल्फा एन की वैल्यू तो मेरे पास क्या है भाई, 1+√5 डिवाइड बाई 2 बीटा, अच्छा उसकी पावर एन आएगा भाई, एन। ठीक है, बीटा एन मेरे पास क्या है भाई, 1 - √5 डिवाइड बाई 2 उसकी पावर एन। क्लियर है। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर काम करते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर अल्फा एन पर मैं अप्लाई करता हूं तो चेक करो, अल्फा एन की जो वैल्यू है क्या 1 से बड़ी है, 1+, ठीक है, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, क्योंकि √4 मेरे पास किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये वाली √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हम लगाकर चलते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई मेरे पास क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, इसको बोल दिया डिवाइड बाई 2 है। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग मेरे पास आ गया, डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूं तो इसकी वैल्यू 1.5 तो आएगी ही आएगी, या ये बोल सकते हैं ग्रेटर देन, मेरे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मेरे पास क्या आ गई, 1.5। मतलब अल्फा एन की जो वैल्यू है वो मेरे पास कुल मिलाकर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होती है। अगर मेरे पास ए कोई भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एलिमेंट है और उस पर अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए पावर ऑफ एन अगर मैं करता हूं तो ये वाली जो लिमिट है वो मेरे पास टेंडिंग टू इंफिनिटी जाती है। टेंडिंग टू इंफिनिटी जाती है जब जब ए मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है। रियल एनालिसिस का सिंपल सी लिमिट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, डायरेक्ट मैं इस रिजल्ट का यूज कर रहा हूं कि मेरे पास वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। रियल एनालिसिस के अंदर आप आराम से सीक्वेंस के बारे में इस तरीके से काम जरूर कर सकते हो। अच्छा, अगर मेरे पास क्या होता है भाई, ए की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में रहती है, तब मेरे पास जो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए पावर ऑफ एन है वो मेरे पास किसके बराबर जाता है, किसकी साइड जाता है भाई, वो मेरे पास 0 की साइड जाता है। ए पावर ऑफ एन मेरे पास 0 की साइड जाएगा। अब इस पर काम कर लेते हैं, बीटा एन पर। अल्फा एन की वैल्यू तो मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की साइड मूव कर गई। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। बीटा एन पर आ जाइए भाई। बीटा एन के बारे में देख लीजिए, वो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहां क्या है, 1 - √5 है। इसका मतलब है 2 से ये एक्चुअल में √5 मेरे पास 3 से छोटा होता है। ठीक है, √5 क्या है, 3 से छोटा है, और 1 - √5 करेंगे तो माइनस की तो वैल्यू आएगी। ठीक है, बट वो 3 से क्या आएगी, छोटा आएगी, 3 से छोटी आएगी। इसका मतलब 1 - √5 की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस होगी भाई -2 से। स्ट्रिक्टली लेस किससे होगी भाई, वो -2 से। और डिवाइड बाई अगर 2 कर रहा हूं तो ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगी, किससे भाई, -1 से। इसका मतलब है जो मेरे पास बीटा एन है वो किसके बराबर आए, किसके बीच आ जाएगा भाई, -1 और 1 के बीच आ जाएगा। तो मेरे पास यहां से बीटा एन की जो लिमिट है वो किसके बराबर आ जाएगी भाई, 0 के बराबर आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं भाई थर्ड और फोर्थ की। बीटा एन मेरे पास पॉजिटिव आएगा इफ एन इज इवन। करके देख लो भाई। देखो एक्चुअल में बीटा एन की जो वैल्यू है अभी, बीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो मेरे पास लेस देन 0 है। ठीक है, अगर बीटा 2 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और वो मेरे पास फिर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। और बीटा एन मेरे पास क्या है भाई, जो भी वैल्यू है मेरे पास उसकी पावर एन। और एन अगर मेरे पास जब जब इवन होता चला जाएगा तो बीटा की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से, माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से मेरे पास एक प्लस क्वांटिटी बनती चली जाएगी। और जब जब मेरे पास ओड होगा तो ये मेरे पास बीटा एन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी पावर ही तो है। क्लियर है? इसका मतलब है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गए भाई, ये भी करेक्ट हो गई। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। जस्ट मेरे को क्या देखना था भाई, दो रिजल्ट्स पर काम करना था। अगर लेमडा आइगन वैल्यू है एक ही तो लेमडा की पावर एन है, मेरे पास आइगन वैल्यू हो जाएगा एक ही पावर एन की। दूसरा क्या था कि मेरे पास जो लिमिट वाला कंसेप्ट था इसके बारे में पता होना चाहिए था। बाकी तो इसके अंदर जस्ट ये नोटेशन देकर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है। आइगन, बाकी आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। मेरे पास यह क्या दे दिया भाई, एम एन डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस। एम एन डिनोट कर रहा है भाई किसके भाई, एक वेक्टर स्पेस को जिसके अंदर क्या है, सारी की सारी एन क्रॉस एन ऑर्डर की रियल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, एम एन के कुछ सबसेट दे दिए नीचे, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर सबस्पेस है, मींस कौन सा अपने आप में वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, या कौन सा इनमें से सबस्पेस मेरे पास बनता है। चलिए भाई पहले पर बात करते हैं। पहले में क्या है, वो ए बिलोंग्स टू एम एन है जो कि मेरे सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब मेरे पास इसके अंदर वो मैट्रिसेस हैं जिनका जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये सबस्पेस बनेगा? एक बात देखो भाई, अगर मेरे पास कोई भी सबस्पेस बनना चाहता तो 0 एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी जरूर होना चाहिए भाई। क्या 0 मैट्रिक्स इस कोलेक्शन के अंदर जाएगी? अगर इस कोलेक्शन के अंदर 0 मैट्रिक्स को जाना था तो डिटरमिनेंट ऑफ 0 मैट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0। बट 0 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास किसके बराबर होता है भाई, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है 0 एलिमेंट मेरे पास है V1 के अंदर नहीं गया। V1 कोलेक्शन के अंदर अगर 0 एलिमेंट ही नहीं गया, एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं गई, तो मेरे पास वो क्या नहीं बन पाएगा भाई, सबस्पेस नहीं बन पाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, गलत। दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं भाई। दूसरा कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए, पहले मैं तो बोल दिया कि वो मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट मेरे पास है नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरे में बोल दिया कि डिटरमिनेंट वो मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर कोई भी बिगनर बच्चा है इसमें अगर ये टिक करेगा तो दोनों में से किसी एक को जरूर टिक करके आएगा। कंफ्यूजिंग सवाल है। अगर उसको एक्चुअल में जो थ्योरी है उसके बारे में नहीं पता तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को टिक करके ही करके आएगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है भाई, ऑपोजिट है। एक में बोल रहा है कि नॉन सिंगुलर है, एक में बोल रहा है कि सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर वाला मेरे पास सबस्पेस नहीं बना तो सिंगुलर वाला तो बन ही जाता होगा, ऐसा सोचेगा वो। और इसका मतलब इसको वो क्या करके आएगा भाई, टिक करके आएगा। बट ये क्या है, अब देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली 1 0 0 0,
इस मैट्रिक्स का मेरे पास डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली 0 0 0 1, सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 0 आएगा। दोनों का सम कर दो, सम करोगे यहां राइट कर लेते 1 0 सॉरी 0 0 0 1, इसको हटा देता हूं, दोनों का सम कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों का डिटरमिनेंट तो मेरे पास 0 था, बट इसका डिटरमिनेंट मेरे पास 0 नहीं है। इसका मतलब है दो सिंगुलर मैट्रिक्स का समय मेरे पास सिंगुलर होना जरूरी नहीं है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स आना जरूरी नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? इसका मतलब भी मेरे पास ये एलिमेंट है किसके अंदर नहीं गया, इस कोलेक्शन के अंदर नहीं गया, इस कोलेक्शन के अंदर नहीं गया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाली जो कोलेक्शन है वो सब स्पेस नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सब स्पेस बनने के लिए दो कंडीशन होती हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसने वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं किया कोलेक्शन ने, तो मेरे पास ये क्या नहीं बन पाएगा, सबस्पेस नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेस पर। वैसे जो ट्रेस होता है वो लीनियरिटी, लीनियर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेटिस्फाई करता है। देखो ट्रेस ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। ट्रेस ऑफ बी भी मेरे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर दो एलिमेंट मैंने इस मैट्रिक्स से उठाए, इस कलेक्शन से उठाए हैं, तो दोनों की जो ट्रेस है वो 0 के बराबर होगी। अब सुनो, मैं क्या चाहता हूं कि अल्फा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरे पास इस कलेक्शन के अंदर अगर चला जाए तो वेक्टर एडिशन भी होल्ड हो जाएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको लेकर चलते हैं। एक सेकंड भाई, अल्फा अंदर आएगा इस तरीके से आएगा भाई, अल्फा ए प्लस बी। इस एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास इस कलेक्शन के अंदर चला जाए। देखते हैं जाएगा या नहीं। देखो नॉर्मली अगर ट्रेस के बारे में बात करूं, ट्रेस ऑफ अल्फा ए अगर मैं कर रहा हूं तो वो ये प्रॉपर्टी होती है भाई ट्रेस की, अल्फा को मैं बाहर निकाल सकता हूं और ट्रेस ऑफ ए कर सकता हूं। क्लियर है? इसके लिए कैसे आया है, देखो डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या होती हैं भाई, डायगोनल एंट्रीज का जो सम होता है वही मेरे पास किसके बराबर होता है भाई, ट्रेस के बराबर होता है। तो ट्रेस ऑफ ए अगर मैं यहां कर रहा हूं तो वो मेरे पास किसके बराबर होगा, A11 प्लस ANN के। ठीक है, अब अल्फा इंटू ए कीजिए तो इसके अंदर हर किसी को अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास ट्रेस ऑफ अल्फा ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अल्फा A11 प्लस अल्फा A22 प्लस एंड सो ऑन अल्फा ANN। अब इसमें से क्या मैं अल्फा को कॉमन नहीं निकाल सकता, हर जगह अल्फा है, तो मेरे पास अल्फा बाहर आ जाएगा, A11 आ जाएगा प्लस A22 आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन ANN आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर। तो अल्फा मेरे पास क्या हो गया, ट्रेस ऑफ अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ ए राइट कर सकता हूं मैं। ये वाली चीज सेटिस्फाई हुई? क्लियर है? ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास होल्ड हो गया उसके अंदर, वेक्टर एडिशन। और देखो भाई ट्रेस ऑफ ए प्लस बी करना है मेरे को, वो किसके बराबर आना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर।
अगर ए मैट्रिक्स की मैं ट्रेस के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है, A11 प्लस A22 प्लस एंड सोन ANN। ठीक है, A प्लस बी किया है तो मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो ऐड हो जाएंगी कोरस्पोंडिंग डायगोनल एंट्रीज ऑफ बी के अंदर। तो मेरे पास वो A प्लस बी का मेरे पास किस तरीके से आ जाएगा, पहले बी की के बारे में और बात कर लेते हैं। बी की ट्रेस मेरे पास किसके बराबर है, B11 प्लस B22 प्लस एंड सोन प्लस BNN। ठीक है, ए प्लस बी की ट्रेस कीजिए भाई, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, A11 प्लस B11 प्लस A22 प्लस B22 प्लस एंड सोन प्लस ANN प्लस BNN। ठीक है, अब मैट्रिक्स देखिए भाई कैसी है, रियल मैट्रिसेस हैं एम एन के अंदर, इसका मतलब इस कोलेक्शन के अंदर भी क्या होंगी भाई, रियल मैट्रिसेस होंगी। और A11 और B11 या A22 B22 ये सारी की सारी कैसी है, रियल एंट्रीज। और रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपस में क्या करते हैं भाई, कोम्यूट करते हैं। तो मैं क्या राइट कर सकता हूं यहां से, A11 प्लस A22 प्लस एंड सोन ANN प्लस B11 प्लस B22 प्लस एंड सो ऑन BNN। ठीक है, और पहले वाले A11 से ANN तक मेरे पास ट्रेस ऑफ A है। ठीक है, प्लस करके मेरे पास B11 से BNN तक है ट्रेस ऑफ B है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है भाई, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B हो जाएगा ट्रेस ऑफ A प्लस B की जगह। और वो मेरे पास क्या है भाई, वेक्टर एडिशन ही तो है। क्लियर है, इसका मतलब है मेरे पास मैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की जगह राइट कर सकता हूं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, और ट्रेस ऑफ अल्फा ए की जगह मैं राइट कर सकता हूं अल्फा ट्रेस ऑफ ए। अब आइए इसके अंदर जो हमें दे रखा है, ये तो हो गया हमने जो प्रूव किया है ट्रेस के बारे में। अभी ट्रेस मेरे पास क्या दे रखी है भाई, 0 दे रखी है। ठीक है, अब मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ट्रेस ऑफ ए 0 है, ट्रेस ऑफ बी मेरे पास 0 है। ठीक है, अल्फा ए प्लस बी के बारे में बात कर रहा हूं, ट्रेस के बारे में मैं देखना चाहता हूं, अगर ये 0 आ गई तो हमारा काम चल जाएगा। देखो मैं क्या इसको इस तरीके से राइट कर सकता हूं, अल्फा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। देखो कैसे, यहां से तो मैंने क्या ले लिया, ट्रेस ऑफ अल्फा ए को मैं राइट कर सकता हूं अल्फा ट्रेस ऑफ ए, ये राइट कर दिया जी। ठीक है, यहां से क्या ले लिया, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को मैं राइट कर सकता हूं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी, वो एडिशन का ले लिया इस तरीके से। अब देखो ट्रेस ऑफ ए मेरे पास गिवन है 0 है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 0, प्लस ट्रेस ऑफ बी भी 0 है तो मेरे पास ये आ जाएगा 0। इसका मतलब मेरे पास ये क्या आ गया, 0। ट्रेस अल्फा ए प्लस बी मेरे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसका मतलब अल्फा ए प्लस 0 बी मेरे पास किसके अंदर लाई कर रहा है भाई, V3 जो कलेक्शन है उसके अंदर लाई कर रहा है। वेक्टर एडिशन भी और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी मेरे पास होल्ड हो गया, होल्ड हो गया। तो मेरे पास V3 क्या बन गया भाई, सबस्पेस बन गया। क्या बन गया, ये सबस्पेस। क्लियर है, नेक्स्ट पर आइए भाई, इसके अंदर क्या दे रखा है कि बी ए मेरे पास सच दैट ए बिलोंग्स टू एम एन हो वेयर बी कोई भी फिक्स्ड मैट्रिक्स हो। तो मेरे पास क्या ये कोलेक्शन है सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। ए तो मेरे पास कहां से आनी चाहिए भाई, एम एन से, और बी मेरे पास क्या है भाई, फिक्स्ड है। दो एलिमेंट लो, पहले तो 0 एलिमेंट ही देख लो भाई। ए मेरे पास एम एन से आनी चाहिए, बी फिक्स्ड कोई भी मैट्रिक्स है, तो बी अगर ए मेरे पास क्या हो गई, 0 मैट्रिक्स हो गई,
क्या ए जीरो मैट्रिक्स एमएन के अंदर लाई करती है? यस, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है। तो बी इंटू जीरो मेरे पास क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स मेरे पास लाई कर गई भाई किसके अंदर है? V4 के अंदर। अब आइए, दो, इसका मतलब मेरे पास V4 नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी हो गया तो दो एलिमेंट ले लो भाई, ठीक है। एक तो मान लेता हूं भाई मैं, क्या ए ए मैट्रिक्स मान लो भाई। ए किस तरीके से आएगी? इसके अंदर बन जाएगी, बी तो फिक्स्ड है, इनटू में A1। एक मान लो भाई सी मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। बी तो नोटेशन ऑलरेडी ले रखी है, वो किसके बराबर हो जाएगी? BA2। क्लियर है? ऐसा कर सकता हूं? यस, क्योंकि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर इसके अंदर होगी तो जहां मेरे पास जो A1 है वो भी किससे आ रही है भाई? MN से। जो A2 है वो कहां से आ रही है भाई? MN से। यही होगा। अब क्या देखना चाहता हूं मैं? A प्लस सी भी मेरे पास किसके अंदर लाई कर जाए? V4 के अंदर। और अल्फा ए मेरे पास लाई कर जाए V4 के अंदर। तो मेरा काम चल जाएगा यहां से। A प्लस सी करो भाई। A प्लस सी अगर मैं करूंगा तो वेक्टर एडिशन होगा। A मेरे पास किसके बराबर है? B A1 के प्लस B A2 के। क्या मैं यहां B मेरे पास दोनों के अंदर प्री मल्टीप्लाई है तो B को कॉमन निकाल लो। B इंटू A1 प्लस A2 हो गया, ठीक है। क्या मेरे पास A प्लस सी लाई कर गया V4 के अंदर? यस, क्योंकि मेरे पास V4 के अंदर कंडीशन क्या थी लाई करने की? कि मेरे पास B को तो फिक्स्ड मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी MN की मैट्रिक्स मेरे पास लाई करेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वो जो कलेक्शन बनेगी वो V4 के अंदर चलाई जाएगी। तो इसका मतलब A1 और A2 मेरे पास MN के एलिमेंट्स थे, तो उनका जो एडिशन है MN, क्योंकि मेरे पास अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो उनका जो एडिशन है वो भी MN के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये वाली जो क्वांटिटी है वो किसके अंदर लाई करेगी? V4 के अंदर, ठीक है। अब अल्फा ए पर आ जाओ। अल्फा ए करो। मेरे पास अल्फा ए किसके बराबर है? अल्फा बी A1 के, ठीक है। बी को बाहर निकाल लो, अल्फा इंटू क्या कर लो? A1 कर लो। क्लियर है? अगर बी अल्फा इंटू ए है तो इसका मतलब ये मेरे पास, अच्छा, A1 मेरे पास किसके अंदर है? MN के अंदर। वो अपने आप में मेरे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। अल्फा A1 भी किसके अंदर होगा? MN के अंदर, ठीक है। और ऐसा मैं कर सकता हूं भाई। तो इसका मतलब है ये वाली मेरे पास जो मैट्रिक्स होगी वो भी किसके अंदर लाई करेगी? V4 के अंदर। और वेक्टर एडिशन भी होल्ड हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो गया। तो इसका मतलब है अगर किसी भी कलेक्शन के अंदर वेक्टर एडिशन है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है, दोनों होल्ड होते हैं, तो मेरे पास वो क्या बन जाता है? सब स्पेस। इसका मतलब जो फोर्थ है वो भी मेरे पास क्या हो गया? सब स्पेस हो गया, फोर्थ कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आए हैं भाई। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आ गए भाई हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आज के सेशन में बस इतना ही भाई। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप यहां जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पर आती है भाई। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स बस इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।